नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। ये जो वीडियो है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के बैरेक्ट से जुड़ी हुई है। जैसे कि आपको पता ही है कि पहले इंडियन एविडेंस एक्ट चलता था, उसको बदल करके अब बीएसए यानी कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम कर दिया गया है, जो 2023 में बन के तैयार हुआ था और 2024 में 1 जुलाई को इसको लागू किया गया है। इसमें टोटल 170 सेक्शंस देखने को मिलेंगे और उसके अलावा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो सकते थे वो सभी इसमें देखने को मिलेंगे। तो बगैर किसी देरी के हम इस चीज को शुरू करते हैं। धारा 6, उद्देश्य, तैयारी और आचरण। यानी कि अगर किसी ने कोई घटना करने की तैयारी की है, उसका उद्देश्य बताया है, घटना से पहले या बाद में उसका व्यवहार कुछ खास था, तो ये भी सुसंगत हैं, ये भी उसी चीज़ से जुड़े हुए हैं, रिलेवेंट हैं। मतलब समझें कि भाई हत्या से पहले आरोपी ने चाकू खरीदा, तो सोचने वाली बात है, घटना की क्या कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। और उसमें फिर उसके बाद गुस्से में धमकी भी दी, तो गुस्से में धमकी दी तो उद्देश्य भी बता दिया, घटना की तैयारी में चाकू खरीद लिया और उसके बाद उद्देश्य में भाई उसने क्या कर दिया, धमकी भी दे दी। तो इससे पता चल रहा है उसके व्यवहार में कि वो क्या करने जा रहा है, हत्या करने जा रहा है। तो धारा 6 बताता है पहले आदमी का उद्देश्य और उसकी तैयारी और उसके आचरण, ये सभी चीजें एक दूसरे से जुड़े होते हैं, तब चीजें पता चलती हैं कि फैक्ट जो है सुसंगत हैं। फैक्टों को जोड़ने के लिए मतलब जैसे मान लीजिए कोई पुलिस है, इन्वेस्टिगेशन कर रही है, तो पुलिस ये चेक करेगी, इसने मान लो किसी ने हत्या की है, तो हत्या उनने बोला भाई किससे की है, उसने बोला चाकू से की, तो चाकू क्या कहाँ से लाया वो चाकू, तो बोला भाई बाजार से लेके आया। तो भाई पहली चीज बाजार से रीचेक किया जाएगा कहाँ से चाकू लिया गया है। फिर उसके बाद वो चाकू मिला भी, और चाकू मिलने की बात अलग है, साथ में उसने फिर धमकी भी दी कि आज हम तुम्हें मार डालेंगे, है ना, या तुम जान से मारे जाओगे। तो ये एक दूसरे से लिंकें जुड़ रही हैं, तो वही चीज बताने की कोशिश करती धारा 6। जब लिंक इस तरीके से जुड़े, इसका मतलब है वो सभी एविडेंसों को कोर्ट मानेगी। धारा 7 बोलती है घटना को स्पष्ट करने वाले तथ्य यानी कि फैक्ट। समझे, ऐसे तथ्य, ऐसे फैक्ट जो घटना की स्थिति, समय, स्थान और परिस्थिति को स्पष्ट करें, वे सभी रिलेवेंट होते हैं। यानी कि घटना के समय लाइट बंद थी, पास में गवाह था, ये सुसंगत हैं। कहने की बात है कि घटना के समय छोटी छोटी स्थितियां भी सभी चीजें रिलेवेंट होती हैं, जो किसी घटना को स्पष्ट करने के लिए जरूरी है। कैसे, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी की हत्या कर रहा है, पड़ोस में एक व्यक्ति ने कुछ आवाज़ सुनी, समझे ना बात को? उसने बोला मैंने 1 बजे रात में आवाज़ सुनी। हत्या के बाद उस व्यक्ति का पता चला पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में कि भाई उसकी घटना मतलब उसकी जान करीब 1 बजे के आस-पास गई और इसने 1 बजे आहट सुनी। तो क्या हो रहा है? ये स्थितियाँ दर्शा रही हैं, सभी चीज़ें एक-दूसरे से कनेक्ट हो रही हैं, सुसंगत हो रही हैं। तो धारा 7 उसी चीज़ को समझाती है। धारा 8 कहती है सामान्य योजना और षड्यंत्र। यानी कि अगर कोई नहीं, अगर कई लोग मिलकर साजिश करते हैं, तो उनमें से किसी एक के द्वारा की गई बात या कार्रवाई सभी पर लागू होती है। सीधी सी बात है, सभी लोग मिलकर के कोई सामान्य योजना बना रहे हैं, तो सामान्य योजना में कोई एक व्यक्ति कैसी भी साजिश रच रहा है, उसमें आप भी इन्वॉल्व माने जाओगे। जैसे ए और बी ने मिलकर चोरी की योजना बनाई, ठीक है। ए ने योजना के बारे में फ़ोन कर सी को बताया, है ना? कि ये बी के खिलाफ भी सुसंगत है। तो कहने की बात है ए और बी ने चोरी की योजना बनाई और ए ने फिर उसके बाद सी को भी जानकारी दे दी। तो इसमें तीनों लोग क्या हो गए हैं, एक षड्यंत्र में पाए गए हैं, क्योंकि सूचित तीनों लोग हैं। इतनी सी बात बताने की कोशिश की जा रही है कि सामान्य योजना में कई लोग मिलकर साजिश करते हैं, किसी एक के द्वारा की गई कोई भी गतिविधि सभी पर लागू होती है, बशर्ते उन्हें जानकारी हो। धारा 9 अन्यथा असंगत तत्व का सुसंगत होना।
कहने की बात है कुछ तथ्य शुरू में तो अप्रासंगिक लगते हैं, यानी कि इर्रेलेवेंट लगते हैं, गलत लगते हैं, हो नहीं सकते ऐसे लगते हैं। लेकिन जब वे अन्य तथ्यों के साथ जुड़ जाते हैं तो बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो वही बताया गया है, अन्यथा असंगत तत्व का सुसंगत होना, यानी कि जो इर्रेलेवेंट तत्व थे बाद में रिलेवेंट हो गए हैं किसी बीच की कड़ी के जुड़ जाने से। जैसे समझें, किसी ने घटनास्थल के पास फ़ोन किया, अकेले में यह बेकार लगता था, लेकिन अगर बाद में पता चले कि वही फ़ोन से धमकी दी गई थी, तो ये बात सुसंगत हो जाती है। धारा 10, क्षति से जुड़े तथ्य, यानी कि फैक्ट जो हैं, किसी भी नुकसान से जुड़ी हुई फैक्ट की बात की गई है। अगर किसी ने हर्जाना या मुआवजा माँगा है, तो उसके नुकसान से जुड़े तथ्य जैसे बिल, खर्च सुसंगत होते हैं। यानी दुर्घटना में घायल व्यक्ति द्वारा अस्पताल का बिल, दवा, खर्चा ये सभी हर्जाने के लिए सुसंगत माने जाते हैं। कहने की बात है, किसी को आपने बाइक से एक्सीडेंट कर दिया, हाँ, बाइक से एक्सीडेंट कर दिया, वो हॉस्पिटल में भर्ती हुआ, उसकी टाँग टूटी, टाँग टूटने का उसके पास एक्स-रे है, हॉस्पिटल का 10 दिन का उसका पर्चा है, दवाइयाँ हैं, सभी चीज़ें हैं, तो और उसकी गाड़ी भी डैमेज है। तो क्या होगा, ये सभी क्या होगा, सुसंगत तथ्य हो गए कि आपने उसका नुकसान किया है, इसलिए आपको भरपाई करनी होगी। धारा 11 क्या कहती है कि अधिकार या प्रथा से जुड़े तथ्य, जब विवाद किसी परंपरा, रिवाज, अधिकार पर हो तो उससे संबंधित पुरानी घटनाएं या अभ्यास सुसंगत माने जाते हैं। सीधी सी बात है, यदि विवाद किसी परंपरा से जुड़ा हो, किसी रिवाज या अधिकार पर हो, है ना, किसी परंपरा, रिवाज या अधिकार पर हो, तो सभी पुरानी घटनाएं उसमें रिलेवेंट मानी जाती हैं। जैसे गांव में कुएं से पानी भरने का अधिकार, इससे जुड़ी वर्षों पुरानी परंपराएं सुसंगत मानी जाएँगी। सीधी-सी बात है कि पुराने समय की किसी भी कोर्ट के द्वारा कोई भी मतलब किसी भी चीज़ को वेरीफ़ाई किया जा रहा है कि किसी ने बोला कि आज से 100 साल पहले किसी दलित वर्ग के व्यक्ति को किसी कुएँ से पानी नहीं भरने दिया। तो इसका मतलब है उस समय ऐसी प्रथा चल रही थी, इस चीज़ को क्या माना जाएगा? वैलिड माना जाएगा, रिलेवेंट माना जाएगा। तो वही चीज़ बताई जा रही है, किसी भी रिवाज, किसी परंपरा, पुरानी घटनाओं जो हैं उनके अभ्यास को सभी को रिलेवेंट माना जाता है। धारा 12, धारा 12 कहती है मानसिक शारीरिक स्थिति दर्शाने वाले तथ्य, यानी कि ऐसे फैक्ट किसी की मानसिक स्थिति या शारीरिक स्थिति को दर्शाते हैं। जब किसी व्यक्ति की मानसिक हालत गुस्सा, डर, आत्महत्या करने की सोच बन रही हो, शारीरिक हालत जैसे बीमारी, चोट, ये सभी सुसंगत हो जाते हैं। क्या मतलब है, अगर कोई व्यक्ति आत्महत्या कर लेता है, पहले अपने पत्र में निराशा जाहिर करता है, तो यह मानसिक स्थिति को दर्शाता है और सुसंगत माना जाता है। कहने की बात है, धारा 12 को समझें कि कोई व्यक्ति मरने से पहले अपना एक नोट लिख के जाता है, तो उस नोट को कहीं न कहीं सुसंगत रिलेवेंट माना जाएगा, क्योंकि उसने मरने से पहले लिखा है, तो वो अपनी सोच को दर्शा रहा है, चाहे वो आत्महत्या से जुड़ी हो या किसी भी घटना से जुड़ी होती है। इससे पता चल जाता है किस तरीके की स्थिति बनती है, तो उन तथ्यों को कलेक्ट किया जाता है। ये धारा 12 है, समझाती है। धारा 13 क्या कहती है, कार आकस्मिक था या साशय भरा, इसका प्रमाण जुटाना। कहने की बात क्या है कि कभी-कभी कोई घटना आकस्मिक मतलब ऐसी हो जाती है, दुर्घटनावश हो जाती हैं, और कुछ लोग इरादतन करते हैं, आशय से करते हैं, इच्छा से करते हैं। तो इन दोनों के प्रमाण कलेक्ट करना बहुत ज़रूरी होता है एविडेंस के समय, मतलब समझें। जब यह सवाल उठे कि कोई काम जानबूझकर किया गया है, यानी कि साशय किया गया है, साशय मतलब अपनी जानकारी में होते हुए भी तुमने गलती की है, और एक या तो दुर्घटनावश किया गया है, तो इन दोनों से जुड़े तथ्यों को उठाया जाता है, जिससे कि पता चला कि कोई घटना दुर्घटनावश हुई है या किसी ने अपनी इच्छा यानी कि जानबूझकर की है। अगर आरोप है किसी ने आग जानबूझकर लगाई है, तो यह तथ्य कि उसने पेट्रोल खरीदा और धमकी दी, दिखाता है कि कार कैसा था, भाई जानबूझकर करने वाला था, साशय था। तो ये चीज़ों को ध्यान में देखकर रखा जाता है। किसी ने आग लगाई, यहाँ तक बात ठीक है। किसी दूसरे व्यक्ति ने बोला उसने पेट्रोल खरीदा और धमकी भी दी थी आग लगा देंगे। तो ये कनेक्ट हो गए हैं ऑटोमेटिक, तो इन चीज़ों को प्रमाण माना जाएगा। धारा 14 क्या कहती है, देखते हैं।
धारा 14 कहती है कारोबार के अनुक्रम, यानी कारोबार कारोबार को ही समझ सकते हैं कि कारोबार ही लिखा है ब्रैकेट में। तो कारोबार के अनुक्रम यानी कि कोर्स ऑफ बिजनेस का अस्तित्व समझें। अगर किसी व्यवहार या लेन-देन की नियमितता यानी कि कंटिन्यूटी पर सवाल है तो उसे सामान्य व्यवहार का प्रमाण प्रासंगिक होता है। क्या मतलब है? मतलब किसी दुकान से आप एक सामान खरीदते हो, मतलब हर महीने दुकान से सामान खरीदते हो, दुकानदार आपको हर महीने बिल देता है ना? अब अचानक हर महीने बिल देता, 1 महीने बिल देना वो भूल गया। तो इसका मतलब ये है वो शाशय से नहीं भूला, जानबूझकर नहीं भूला, उससे अनजाने में ऐसी गलती हुई है। तो ये चीज़ बताते हैं उस चीज़ की कंटिन्यूटी को दर्शाता है कि किसी लेन-देन की कंटिन्यूटी पर अगर सवाल है, तो वो सभी चीज़ों को यहाँ एविडेंस के तौर में देखा जाता है कि उसने गलती नहीं की है, अनजाने में हुई है। जैसे अगर एक दुकानदार हर महीने बिल भेजता था और एक बार नहीं भेजा तो पिछले व्यवहार से उसका इरादा समझ में आ जाता है कि पहले भेजा था, आगे भेज रहा है, बीच में भूल गया, इसका मतलब गलती हो गई है। पढ़ते हैं आगे, धारा 15 को समझते हैं। इसको बोलते हैं एडमिशन प्रोसेस यानी कि प्रवेश की प्रक्रिया। प्रवेश अभी यहाँ पे कोई एडमिशन की बात नहीं हो रही है स्कूल या कॉलेजों की। यहाँ एडमिशन की बात समझें, किसी भी चीज़ को एडमिट करना या मान लेना, समझें। किसी व्यक्ति द्वारा दिया गया वह कथन जिससे यह माना जाए कि वह किसी तथ्य को सत्य मानता है, तो उसको एडमिट कर लिया जाएगा यानी कि प्रवेश कर लिया जाएगा। समझे कैसे? ए ने कहा मैंने वह ज़मीन बेची, है ना? तो ज़मीन जो बेची ये चीज़ को हम एडमिट कर लेंगे क्योंकि आप खुद बोल रहे हो। तो जिस चीज़ को आप खुद एडमिट कर रहे हो और उसके सबूत भी दे रहे हो, तो उस चीज़ को हम एडमिट करेंगे, जिस चीज़ को एडमिशन करना बोला जाता है। धारा 16 पक्षकार एजेंट द्वारा प्रवेश यानी कि कोई भी पक्षकार, पक्षकार का मतलब पता होना चाहिए। पक्षकार होते हैं दोनों पक्ष के, यानी कि वादी और प्रतिवादी, ठीक है? उन्हीं को पक्षकार कहा जाता है। ये एजेंट मतलब किसी भी वादी या प्रतिवादी की तरफ से प्रोसीजर को आगे बढ़ाने वाला व्यक्ति, चाहे वो कोर्ट का वकील भी हो सकता है, समझे? जैसे अगर कोई व्यक्ति या एजेंट किसी तथ्य को मान लेता है तो वह प्रवेश मानी जाती है। कोर्ट में साक्ष्य के रूप में मान्य होती है। मतलब कहने की बात, वादी ने ये बात मान ली कि कोई घटना घटी, मैं इस चीज़ को मान रहा हूँ, प्रतिवादी भी मान रहा हूँ। तो इसका मतलब सीधी-सी बात है, दोनों लोगों ने उस घटना को मान लिया है, तो उस घटना को एडमिट कर लिया गया है। जैसे अगर वादी का वकील लिख कर दे देता है कि हमें कोई धनराशि मिल गई है, तो ये क्या है, एडमिट मानी जाएगी क्योंकि वकील कह सकते हो एक तौर पे उसके एजेंट के तौर पे भी काम कर रहा है या कह सकते हो उसके अधिवक्ता के तौर पे काम कर रहा है, उसको पावर मिली है ना? तो ये चीज़ हो जाती है। धारा 17 कहती है ऐसे व्यक्तियों की स्वीकृति जो बाद में पक्षकार नहीं है लेकिन जिनकी स्थिति सुसंगत हो, समझे? अगर कोई ऐसा व्यक्ति कुछ स्वीकार करता है जिसकी स्थिति बाद में महत्वपूर्ण, बाद का मतलब क्या होता है, मुकदमे में, जैसे साझेदार मालिक, तो वो सभी बातें प्रवेश प्रासंगिक मानी जाएंगे, सभी बातों को एडमिट किया जाएगा। कैसे, उदाहरण से समझें। अगर दुकान का मैनेजर कहता है कि हमने माल गलत भेजा, खुद बोल रहा है, तो मालिक के खिलाफ सुसंगत मानी जाएगी क्योंकि मालिक ने गलती की है। जब खुद से ही तुम एडमिट कर रहे हो कि भाई हमने माल गलत भेजा, तो मैनेजर ने ये एडमिट कर लिया है। मैनेजर किसके यहाँ काम कर रहा है, मालिक के यहाँ, तो वो मालिक के हिस्से की भी गलती मानी जाएगी। वही बताने की बात की गई है, किसी ऐसे व्यक्तियों की स्वीकृति जो बाद में पक्षकार तो नहीं है लेकिन पक्षकार के हिस्से का काम कर रहे हैं। जैसे मैनेजर क्या है, पक्षकार तो है नहीं, है ना? लेकिन वो अपने मालिक का क्या कह सकते हो, नौकर है, उसके हिस्से का काम कर रहा है, तब भी उस बात को हम रिलेवेंट मानेंगे। धारा 17 कहती है। धारा 18 कहती है बाद के पक्षकार द्वारा निर्दिष्ट व्यक्तियों की प्रवेश यानी कि अगर कोई व्यक्ति किसी अन्य को अधिकार देता है कि वह उसकी ओर से कुछ कहे या करे, तो
उस व्यक्ति की कही बात को हम प्रवेश मानेंगे, यानी कि एडमिट मानेंगे और उस बात को मानेंगे। जैसे अगर ए ने बी को अधिकार दिया कि वो ज़मीन बेच सकता है और बी कहता है हमने ज़मीन बेच दी, तो यह ए के खिलाफ प्रवेश है। सीधी-सी बात है, समझे बात को? ऊपर वाले से ही समझ लें। जैसे मान लो ए के मैनेजर ने कोई गलती की और बी ने ए के ऊपर मुकदमा कर दिया और ए के मैनेजर ने किसी बात को एडमिट कर लिया कि हमने गलती की है, तो वो गलती ए की ही मानी जाएगी। तो वही चीज़ यहाँ बताने की कोशिश की जा रही है धारा 18 में। धारा 19 कहती है प्रवेश करने वालों के विरुद्ध या उनकी ओर से प्रवेश। अगर कोई व्यक्ति खुद या उसकी ओर से कोई और किसी तथ्य को मान लेता है तो वो भी जो प्रवेश है दोनों पर लागू होगा, खुद उसके खिलाफ हो या उसके हक में हो। सीधी-सी बात है, प्रवेश करने वालों के विरुद्ध हो या उनके हक में अगर वो प्रवेश हुआ तो माना जाएगा। कैसे? समझें। सी कहता है, मेरे पिताजी ने वह ज़मीन बेच दी थी, तो यह उसके खिलाफ या उनके वारसों के हक में एडमिट मानी जाएगी बात। अगर कहने की बात है ज़मीन बेची दी है और उसी ज़मीन पर कोई भी लड़ाई चल रही है कि हम इसके इतने-इतने हिस्सेदार हैं, तो फिर अब तुम लोगों के खिलाफ बात हो गई है, तुम हिस्सेदार कैसे हुए जब एक ने बोल दिया हमारे पिताजी ने ज़मीन बेच दी। तो ये सभी चीज़ों को एडमिट किया जाता है और ये भी कहीं-कहीं ना एविडेंस के तौर पे काम करती हैं। धारा 20 कहती है दस्तावेज के संबंध में मौखिक प्रवेश। जब किसी दस्तावेज की सामग्री विवादित हो तो मौखिक प्रवेश उसी स्थिति में मान्य होते हैं जब दस्तावेज खो गया हो या उपलब्ध ना हो। सीधी सी बात है किसी भी बात की मौखिक एविडेंस या कह सकते हो मौखिक साक्ष्य की बात की गई है। मौखिक साक्ष्य भी हम मान लेते हैं ऐसी स्थिति में जब दस्तावेज आपका खो गया हो या उपलब्ध ना हो। जैसे अगर कोई कहता है कि हाँ, मैंने एग्रीमेंट ₹50,000 में लिखा था, वह दस्तावेज़ खो गया है, तो मौखिक रूप से हम इस बात को प्रासंगिक मानेंगे और सुसंगत मानेंगे, रिलेवेंट मानेंगे। धारा 21 कहती है सिविल मामलों में प्रवेश जब प्रासंगिक हो। सिविल केसों में अगर किसी पक्ष ने कोई बात मानी, तो वह प्रवेश कोर्ट में साक्ष्य के तौर पर मानी जा सकती है, कुछ अपवादों के साथ। मतलब समझे? सिविल मामलों में किसी भी बात को एडमिट किया गया है उसको रिलेवेंट माना जाएगा। कैसे? अगर मान लीजिए एक पार्टी कहती है कि मैंने 2 लाख रुपए उधार लिए थे, तो यह चीज़ हम वैलिड मानेंगे, है ना? जब तक कि यह मंजूरी में ना दिया गया हो या गुप्त वार्ता में ना किया गया हो, है ना? तो सीधी-सी बात है सिविल केसों में अगर किसी पक्ष ने कोई बात मान ली है, मान लो सिविल केस में 2 लोग हैं, ए ने एक बात मान ली है कि हाँ, हमने उसको 2 लाख रुपए दिए थे बी को। तो भई अब ए ने कह दिए हैं तो उस चीज़ को हम ए के हिस्से से मानेंगे, हाँ, तुमने सही कहा है। रिलेवेंट मानेंगे कि अब इस पे हम चर्चा करेंगे, रिलेवेंसी पे आप अपने तथ्य रखेंगे। 22 क्या कहती है? 22 कहती है प्रलोभन, धमकी, ज़बरदस्ती से की गई स्वीकृति। ये कह सकते हो अगर किसी व्यक्ति से ज़बरदस्ती डराकर, लालच देकर अपराध स्वीकार कराया गया हो, तो वह आपराधिक मुकदमे मान्य नहीं है। आपराधिक मुकदमे में मान्य नहीं होते हैं। सीधी-सी बात है, किसी भी पुलिस वाले ने किसी की बंदूक उठा करके किसी दूसरे को पकड़ा दी और बोल दिया कि तुमने ये मर्डर किया है, ये तुम्हारी बंदूक है। धमका करके उसने स्वीकार कर लिया, तो उस बंदूक को रिलेवेंट नहीं मानेंगे। जैसे अगर पुलिस ने किसी अपराधी को धमकाकर बुलाती है और उसने चोरी की है तो स्वीकृति कोर्ट में मान्य नहीं होगी, सीधी-सी बात है। धारा 23 कहती है पुलिस अधिकारी के समक्ष अपराध स्वीकार करना। अगर कोई व्यक्ति पुलिस के सामने अपराध स्वीकार करता है तो यह न कोर्ट के सामने नहीं कहा गया है तो अस्वीकृति अमान्य मानी जाती है। यानी कि अगर ए ने थाना प्रभारी के सामने कहा मैंने हत्या की है लेकिन ये मजिस्ट्रेट के सामने नहीं कहा तो ये साक्ष्य के रूप में मान्य नहीं होगा। सीधी-सी बात है हमें पता है कि किसी भी पुलिस ऑफिसर्स के पास दी गई गवाही कोर्ट में मान्य नहीं होती है। कोर्ट में जो मजिस्ट्रेट दर्ज करता है उसी गवाही को माना जाता है। तो वो धारा 23 उसी चीज़ को सही तरीके से व्याख्यात कर रही है। धारा 24 कहती है सह अभियुक्तों
को प्रभावित करने वाली स्वीकृति यानी कि स्वीकार करने वाली बात। अगर एक आरोपी ने अपराध स्वीकार किया और वह स्वीकृति किसी अन्य सहअभियुक्त को भी फंसाती है तो वह केवल सहायक साक्ष्य के रूप में मानी जाती है, निर्णायक नहीं होती है। मतलब यहाँ पे बताने की बात की जा रही है कि जैसे मान लीजिए ए कहता है मैं और बी ने मिलकर एक डकैती की, ए और बी ने मिलकर डकैती की, ए ने कह दिया और बी इस बात को एडमिट नहीं कर रहा है, तो सिर्फ बी पर इसी आधार पर दोष सिद्ध नहीं होगा। वहाँ पे बी अपने और साक्ष्य ला सकता है कि ये जो बोल रहा है वो इस बात से सहमत नहीं है, हम आपको कुछ साक्ष्य दे रहे हैं। तो वही चीज़ है, केवल ये सहायक हो जाती बात कि हाँ, ये इसमें हो सकता है, मे बी, है ना? मे बी प्रिज़्यूम कर लिया जाता है, लेकिन बी को यहाँ पे साक्ष्य लेने पड़ते हैं। धारा 25 क्या कहती है? स्वीकृति रोक सकती है पर प्रमाण नहीं मानी जाएगी। कहने की बात है स्वीकृति को मुख्य प्रमाण नहीं माना जाएगा, लेकिन यह आरोपी को खुद का बचाव करने से रोक सकती है। मतलब क्या है? मतलब यही है कि अगर कोई आरोपी एक बार मान चुका है कि वह अपराध में शामिल था, तो वह बाद में इससे मुकर नहीं सकता है। तो स्वीकृति रोक सकती है पर प्रमाण नहीं मानी जाएगी, लेकिन कोर्ट उसे सिर्फ उसी के आधार पर दोषी नहीं ठहराएगा। किसी ने भाई एडमिट कर लिया कि हाँ, हम इस चीज़ को हमने किया है, कोई भी गलती की है, तो ठीक है, बाद में मुकर जाता है कि नहीं वो हमने गलती नहीं की है। तो इन दोनों के बीच में निर्णय नहीं दे सकते हैं, तुमने गलती की है, कोर्ट ने रिलेवेंट माना, फिर किसी भी तरीके से वहाँ पे तथ्य यानी कि साक्ष्य को रिप्रेजेंट किया गया और वो गलती आपके ऊपर सिद्ध हो गई, उस आधार पे आपके ऊपर प्रक्रिया चलाई जाएगी। धारा 26 कहती है मृत या अनुपलब्ध व्यक्ति द्वारा दिए गए कथन। अनुपलब्ध होता है जो उपलब्ध नहीं। अगर कोई व्यक्ति मर चुका है, गायब हो चुका है, उपस्थित नहीं हो सकता है और उसने कोई महत्वपूर्ण बात कही थी जो है साक्ष्य के रूप में मान्य हो सकती है ना? समझने वाली बात है। कोई व्यक्ति जो मर गया है और उसने कुछ ऐसी गवाही की दौरान कोई बात की थी जो साक्ष्य के रूप में मान्य थी, है ना? जैसे मरने से पहले ए ने कहा कि बी ने मुझे जहर दिया, तो यह मरने के पूर्व का पूर्व कथन कहलाएगा, डाइंग डिक्लेरेशन माना जाएगा। इस चीज़ की बात ध्यान रखना, ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है? मृत अनुपलब्ध व्यक्ति द्वारा दिए गए कथन या डाइंग डिक्लेरेशन कहा जाता है। इसकी धारा याद रखेंगे, धारा 26, ठीक है? डाइंग डिक्लेरेशन धारा 26 में बात की गई है, तो ये चीज़ें रिलेवेंट मानी जाती हैं। धारा 27 कहती है आगे की कार्रवाई में कथनों की प्रासंगिकता, यानी कि अगर कोई कथन किसी आरोपी से जांच के दौरान लिया गया हो तो उसके कारण कुछ ठोस चीजें जैसे हथियार मिली है तो ऐसा प्रासंगिक माना जाएगा, रेलेवेंट माना जाएगा। सीधी सी बात है। जैसे ये कहता है मैंने चाकू कुएं में फेंका और पुलिस वहीं चाकू निकालती है तो यह कथन मान्य होगा। सीधी सी बात है कि भाई ये ने बोला मैंने चाकू कुएं में फेंक दिया और पुलिस जाकर के उसी कुएं से चाकू लेके आ जाती तो उस चाकू को रिलेवेंट माना जाएगा, उसके साक्ष्य में काउंट किया जाएगा। तो धारा 27 यही बताने की कोशिश करते हैं कि आरोपी से जांच के दौरान कोई भी कथन यानी कि बयान लिए जाते हैं, उन बयानों को सिद्ध करने के लिए पुलिस वहां जाकर के कुछ रिलेवेंट कह सकते सबूत उठा करके लाती है, उससे फैक्ट चेक हो जाता है, तो उस सभी चीज़ों को सत्य माना जाता है। धारा 28 कहती है लेखा पुस्तकों की प्रविष्टियां, यानी कि ये व्यापारिक पुस्तकों जैसे खाता बही आदि की प्रविष्टियां तब प्रासंगिक होती हैं जब उन्हें नियमित रूप से और सही नियत में रखा गया हो। कहने की बात ये है कि भाई कोई भी प्रविष्टियां, कोई भी लेखा जोखा जो होता है तब एविडेंस के तौर पे माने जाते हैं जब आप निरंतर उस पे लिख रहे हो। ऐसा नहीं है आपने 4 दिन लिखा है और 40 दिन छोड़ दिया, आप निरंतर उस पे लिख रहे हो तो उनको हम मान लेते हैं। जैसे अगर एक एक ही दुकान की बही में लिखा गया है कि बी ने 10,000 रुपए उधार लिए तो यह सबूत माना जाएगा, लेकिन निर्णायक अकेला नहीं होता है और भी फैक्ट देखने पड़ेंगे। धारा 29 कहती है लोक अभिलेख या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की प्रविष्टियां। अगर कोई रिकॉर्ड सरकारी कर्मचारी ने अपने कर्तव्य के पालन में लिखा है तो वह साक्ष्य के रूप में माना जाएगा।
यानी कि कहने की बात है, सरकारी गवर्नमेंट कोई भी ऑफिसर जो है, उसने कोई भी ऐसे रिकॉर्ड लिखे गए हैं जो सार्वजनिक हैं, जैसे खसरा खतौनी कह सकते हैं सार्वजनिक, तो ये सभी क्या हो जाती है, प्रासंगिक यानी कि रिलेवेंट माने जाते हैं। धारा 30 कहती है मानचित्र, चार्ट और योजनाएं। कहने की बात, अगर कोई तथ्य मानचित्र, चार्ट या योजनाओं के जरिए व्यक्त किया गया हो, यानी कोई फैक्ट, तो जैसे कि जमीन का नक्शा या, तो वो कोर्ट में साक्ष्य के रूप में मान्य माने जाते हैं। जैसे मकान का नक्शा जो नगर निगम ने पास किया है, तो भाई इसको कह सकते हैं रिलेवेंट माना जाएगा। धारा 31 कहती है अधिनियम अधिसूचना में सार्वजनिक प्रकृति के तथ्य। अगर कोई तथ्य किसी सरकारी अधिनियम, नियम, अधिसूचना में उल्लेखित हैं, तो वह सार्वजनिक है, तो वो साक्ष्य माने जाएँगे। कहने की बात है, सरकार द्वारा कोई भी चीज़ों को मान लो जारी किया गया है गज़ट के माध्यम से, अधिसूचना के माध्यम से, जो सार्वजनिक हैं, उन सभी चीज़ों को क्या माना जाएगा? रिलेवेंट माना जाएगा, उनको एविडेंस में गिना जाएगा। धारा 31 ये बोलती है, यदि जैसे सरकार ने अधिसूचना दी कि 5 जून को अवकाश रहेगा, तो यह तथ्य किसी विवाद में सार्वजनिक तथ्य माना जाएगा। इतनी सी बात है। धारा 32 कहती है विधिक पुस्तकों में कानून के बारे में कथनों की प्रशासन प्रासंगिकता यानी कि रिलेवेंसी, कि कुछ विधिक पुस्तकों की बात, किसी मान्यता प्राप्त विधिक पुस्तक यानी कि कानूनी किताब या इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रूप में कुछ भी अगर एविडेंस है, जिसमें उल्लेखित कानून या नियमों की कथन को कोर्ट में प्रासंगिक माना जा सकता है। सीधी सी बात है, जैसे क्रिमिनल लॉ मैनुअल में लिखा है कि धारा 302 आईपीसी हत्या को परिभाषित करती है, तो उसका उल्लेख हम कर सकते हैं। तो सीधी-सी बात है, कोई विधि की किताब है, यानी कि कह सकते हो बेयर एक्ट भी हो सकता है, या कोई भी ऐसी मान्यता प्राप्त किताब है जिसको कोर्ट मानती है, तो उसको भी हम प्रासंगिक यानी कि रिलेवेंट मान सकते हैं, उससे भी अपनी बात कह सकते हैं। धारा 33 कहती है दस्तावेजों और वार्तालाप की श्रृंखला के कथन, यानी कि जब कोई कथन किसी वार्तालाप, दस्तावेज, ई रिकॉर्ड या पत्रों की श्रृंखला का हिस्सा हो, तो पूरा संदर्भ पढ़कर साक्ष्य देना जरूरी है। समझे बात को? कोई कथन बीच में से निकला ना हो, है ना? उस पूरे के आधार पे हो, जैसे किसी किताब से कोई अच्छी बात निकाल ली, तो वो अच्छी बात उस किताब के संदर्भ में, तो पूरी किताब को ही रिलेवेंट माना जाएगा, तब उस कथन को माना जाएगा। जैसे अगर किसी ईमेल श्रृंखला में सिर्फ एक लाइन निकाली जाए तो भ्रम हो सकता है, तो कोर्ट को पूरी ईमेल श्रृंखला को देखने का अधिकार है। वैसे ही किताब में भी हो सकता है, तो रिलेवेंसी उस पूरी पुस्तक से देखी जाएगी। धारा 34 कहती है पूर्व निर्णय की सुसंगतता, यानी कि अगर पहले कोई विवाद एक ही पक्षों के बीच और एक ही मुद्दे पर तय हो चुका है, तो उस निर्णय को अब नए वाद में दोबारा चुनौती नहीं दी जा सकती है। तो सीधी सी बात यही है, अगर पहले कोई एक ही पक्षों के बीच एक ही मुद्दे पे कोई विवाद हो चुका है, तो उसे निर्णय होने के बाद दोबारा उसे चुनौती नहीं दी जाएगी। सीधी-सी बात है, एक मुकदमा ए और बी के बीच दर्ज हुआ था, दोनों के बीच जजमेंट आ चुका है, अब दोबारा जाकर के उसी चीज़ को लेकर के कोर्ट में नहीं जाएँगे। ठीक है? धारा 35। धारा 35 करती है प्रोबेट यानी कि वसीयत की पुष्टि से संबंधित निर्णय की प्रासंगिकता, यानी कि अगर कोई निर्णय किसी कोर्ट द्वारा वसीयत की पुष्टि, विवाह की मान्यता, तलाक आदि में दिया गया हो, तो वह विशेष मामलों में प्रासंगिक माना जाएगा। जैसे अगर कोर्ट ने एक ही वसीयत को प्रमाणित कर दिया, तो भी यह नहीं कह सकता है कि वसीयत नकली है। कभी-कभी आपने देखा होगा धारा 35 को समझा दिया जाए, तो धारा 35 में कभी मान लीजिए कोई वसीयत है ना? अब वसीयत पे मामला क्या देखने को मिलता है कि वसीयत लिखी गई है, दूसरा पक्ष मानने को तैयार नहीं है कि वो फर्जी है, जाली है। कोर्ट ने उसको भाई डिक्री के माध्यम से बता दिया कि वसीयत सही है, तो दूसरा पक्ष उसको गलत साबित नहीं कर सकता है।